डॉक्टर CS प्राण सर के पास जाऊंगा, गांव व पंचायती राज एक्सपर्ट है। सर, आप कैसे देखते हैं, क्या चुनौतियां हैं, क्या कृषि व ग्रामीण विकास मंत्रालय को एक साथ रख दिया गया लेकिन पंचायती राज मंत्रालय दूसरे मंत्री के पास है? आप कैसे देखते हैं ये प्रयोग कृषि व ग्रामीण विकास मंत्रालय को का एक साथ रखने का? क्या भारतीय अर्थव्यवस्था की गाड़ी को ये दौड़ाएगा? क्या ग्रामीण परिवेश में जो ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था है दूर रखने से क्या उसमें कुछ आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं खामी रह गई है? कैसे देखते हैं इस प्रयोग को आप? बहुत सही सवाल आपने उठाया है मनोज जी। वास्तव में अगर हम तीनों को जोड़ करके देखें, ये तो बहुत अच्छी बात है कि इसके पहले का जो स्थिति होती थी, ग्रामीण विकास और पंचायती राज एक साथ होता था, कृषि अलग होता था। अभी क्या हुआ है, अभी ग्रामीण विकास और कृषि को एक साथ किया गया है, पंचायती राज को उससे अलग कर दिया गया है। वास्तव में ज्यादा बेहतर होता कि ये तीनों मंत्रालय एक साथ होते, क्योंकि बड़ा तार्किक है ये जो अभी आपने जिस सवाल को उठाया। अगर उसे हम गंभीरता से ग्रास रूट लेवल पर उसको ठीक से देखें तो बहुत तार्किक आधार बनता है। क्योंकि देखिए, ग्रामीण विकास लक्ष्य है, गांव का विकास हो, गांव में समृद्धि आए, गांव खुशहाल हो, ये अभीष्ट है, ये लक्ष्य है। और इसका जो माध्यम है पहले भी रहा है, कृषि ही पूरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है इस देश की। और कृषि के साथ ही उद्योग भी विकसित हुए, जिन्हें ग्रामोद्योग कह लीजिए, या जो हैंडीक्राफ्ट विकसित हुआ, जिसके बल पर भारत कभी दुनिया का सबसे संपन्न देश हुआ करता था। और दुनिया की सारी सुनते, हम सबको पता है, जब प्राइम मिनिस्टर साहब शुरुआती दौर में 2014 के बाद 2015 या 16 में जब चाइना गए थे, तो चाइना के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री का एक ज्वाइंट स्टेटमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया था, वक्तव्य आया था, संयुक्त वक्तव्य आया था कि दुनिया के इतिहास के 2000 वर्ष ऐसे हैं जब दुनिया की पूरी संपदा का, या जिसको आप कहिए, जो भी जिस रूप में कहिए, उसका लगभग 59% जो था वो भारत और चाइना का था। और उसमें भी भारतवर्ष का हिस्सा 30% से ज्यादा था। तो स्वाभाविक था, वो करीब 35% होता था भारत का हिस्सा। तो एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था थी भारत की, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। और तब तो कृषि ही हमारा आधार था, कृषि और हैंडीक्राफ्ट ही थे। और बाकी वही हैंडीक्राफ्ट तमाम सिर्फ कृषि के अंतर्गत ही नहीं, दूसरे चीजों के लिए भी वो गुणकारी हुआ करते थे और वो होता था। लेकिन इसके साथ एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि ये संभव कैसे हुआ था। ये संभव तब हुआ था जब गांव जीवन की व्यवस्था गांव के हाथ में थी। कोई राजा गांव की व्यवस्था नहीं देखता था, गांव अपने बारे में खुद निर्णय लेता था। गांव की खेती कैसे चलेगी, गांव के अपने लोगों का रोजगार कैसे गांव में नए तरह से सृजित होगा, और गांव की कुशलताएं कैसे, कौशल कैसे आगे बढ़ेगा, ये सब गांव और उस गांव का जो समुच्चय होता था, समुदाय होता था, वो अपने आप तय करता था। और इसी को हम कहते हैं तब गांव की एक सामाजिक व्यवस्था थी। आज उसी व्यवस्था का एक नया रूप स्वतंत्र भारत में एक संवैधानिक व्यवस्था बनने के बाद पंचायती राज के माध्यम से आई है। और पंचायतें तब भी होती थी, लेकिन व्यवस्था के रूप में गांव के आपस के झगड़े निपटाने की बातें बड़ी तब महत्वपूर्ण होती थी। और सारा का सारा विकास का जो प्रयोजन था वो सामुदायिक समाज था, तो समुदाय आधारित था। सब परस्पर एक दूसरे के साथ, खेती भी पूरी की पूरी पारस्परिक होती थी, एक दूसरे पर परस्परावलंबन थी। कहते हैं कि भारत का जो समुदाय था, सामुदायिक समाज था, वो परस्परावलंबी था। हम सब एक दूसरे पर अवलंबित थे, यही सबसे बड़ी ताकत थी भारत की। और यही हमारी संस्कृति की भी विशेषता थी, हमारी कल्चर की भी यही विशेषता थी। और उसी के तहत इस पंचायती राज की बात सबने की, सबने पंचायती राज की बात की। पूरे देश में जो बातें हुई, पूरी दुनिया, गांधी से लेकर के और आज तक पंचायतों को इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। अगर पंचायत भी इसके साथ जोड़ दी जाती तो वही मैं कह रहा था, ग्रामीण विकास हमारा अभीष्ट है, कृषि जो है हमारा आधार है, उसी के आधार पर सारी कार्यक्रम और सारे आयोजन और सारे उपाय, सारे उद्यम तय किए जाने हैं विकास के, गांव के, वो हमारा सबसे बड़ा माध्यम बनता है। पंचायती राज वो व्यवस्था का, क्योंकि कोई भी काम बिना व्यवस्था के नहीं, एक छोटा सा घर चलाना होता है,
मान लीजिए अपना, तब भी एक व्यवस्था बनानी जाती है, एक सिस्टम बनाया जाता है। गांव चलाने के लिए भी एक व्यवस्था की आवश्यकता है जो हमें संविधान ने दे दिया है पंचायती राज के माध्यम से, जिसे सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में भारत की हम राज्य व्यवस्था की तीसरी सरकार है वो आज की तारीख में 73वें संविधान संशोधन के बाद। और इसीलिए वे दूसरा, पंचायतों के जो 29 सब्जेक्ट हैं उसको आप उठा करके देखिए, कृषि से शुरू होता है, जो उसको दायित्व दिया गया है वो कृषि से शुरू होता है। कृषि है, भूमि है, सिंचाई है, वहां के और दूसरे हैं, ग्रामोद्योग है या स्किल डेवलपमेंट है, ये सारे काम पंचायतों के साथ जुड़े हुए हैं, 29 सब्जेक्ट का हिस्सा है। तो वो जिम्मेदारी ऑलरेडी संविधान ने गांव के विकास में पंचायतों को सौंप दिया है। ये अलग बात है कि पंचायतें अभी उस रूप में काम नहीं कर पा रही हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं, उसमें अभी मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन अगर ये व्यवस्था तीनों एक साथ जुड़ते और तीनों का एक बेहतर समन्वय बनता, और शिवराज जी जैसे व्यक्ति के पास और बहुत कुशल प्रशासक भी हैं, कुशल राज, मुझे याद है कि जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने पंच परमेश्वर कार्ययोजना की शुरुआत की थी, बाकायदा पंचायतों को लेकर गांव के विकास के लिए एक बेहतर योजना कैसे बन सकती है, ये उन्होंने बहुत अच्छे प्रयोग किए थे अपने मुख्यमंत्री काल में। इसके पहले जब वो थे, ये जो सत्ता इसके पहले जब वो थे, तब उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से किया था। बड़े कुशलता है उनमें, बहुत ही नेतृत्व की एक बहुत बेहतर क्षमता है। तो अगर ये तीनों मंत्रालय उनके साथ होते जैसा आप कह रहे हैं, तो अपने आप में एक समग्रता बनती, व्यवस्था भी होती, अर्थात गवर्नेंस भी हमारे पास होता, और उस गवर्नेंस के माध्यम से हम कृषि को भी बेहतर बना सकते, उसकी उपादेयता को आगे बढ़ा सकते और ग्रामीण विकास को जो अभीष्ट है सही दिशा में ले जा सकते थे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।